कैसे हो आप? सब बढ़िया। वैसे आज हम लोग क्या सीखने वाले? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखने वाले, और बेहतर तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखेंगे आज। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड इसको पढ़ चुके हैं और बेहतर तरीके से पढ़े थे, उसमें कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगा आपको। और आज हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले ना, एकदम मज़ा आ जाने वाला। तो स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल स्टार्ट किया जाए। अगर आपके सामने एक प्यारा सा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से समझोगे। लीनियर इक्वेशन का एक पेयर दिया हुआ है, 2x + 3y = 5 एंड 6x + 7y = 8। ये आपके सामने एक प्यारा सा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको क्या कहा जाए? आप जो है इसमें x का वैल्यू बताइए क्या होगा और y का वैल्यू बताइए क्या होगा। बताओ, बता पाओगे? भैया अभी सिखाए कहाँ है? अभी सिखाइएगा तब ना। आप बोलिएगा भैया इसको हमको अलजेब्रिक मेथड से बताने, तो हम बता देंगे। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताने कहिएगा तो बता देंगे। अगेन एलिमिनेशन मेथड से कहिएगा बताने, x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, वो भी बता देंगे। लेकिन भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना, ये कैसे बताएंगे भैया? पहली बात सुनोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के पहला काम सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबको आपको लेफ्ट साइड ही लिखना होता है। मतलब 5 को बराबर के इस साइड लाना होगा, 8 को ही बराबर के इस साइड लाना होगा, तभी जाकर के आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। पहला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी लोगों का मैंने देखा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देते वो, ठीक है ना। मैं भी स्टार्टिंग में इस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था ना, क्लास 10th की मैं बात कर रहा, तो भैया जी माइनस का ये और फिर कैसे हो रहा, जब मैं पढ़ा करता था तो वहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि ये बराबर की इस पार रखने के बाद माइनस का और फिर होने लगता। तो सब जितना ही बराबर की इस साइड दिखेगा सबको आपको इस साइड लेते आना है। 5 बराबर की साइड आएगा तो -5 = 0 हो जाएगा। 8 बराबर की साइड आएगा तो -8 = 0 हो जाएगा। पहला काम आपको ये कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ से 2 मिनट जो मैं कहूँगा बस आपको सुनना है, और उन सारी चीज़ों को दिमाग में एक छोटा सा जगह दे देना है। बस 2 मिनट में जो कहने वाला हूँ। और स्टार्टिंग हम लोग कोई फॉर्मूला से नहीं करने वाले, भैया फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन जो अभी मैं सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। देखो, हमको इसमें x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। एक बात आपको ध्यान में रखना, चाहे x का मान निकालो या y का मान निकालो, 2 मिनट से जो मैं भी 2 मिनट कहने वाला ना, सिर्फ आपको सुनना है और उसको जो मैं कहूँगा उसको समझने का प्रयास करना है। 2 मिनट के बाद मैं ये बताऊँगा आखिर कैसे हो रहा, क्या हो रहा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं सब बताऊँगा। लेकिन 2 मिनट तक आपको जो मैं कहने वाला वो आपको बस सुनना है, समझना है और विचार करना है। भैया क्या कह रहे हैं समझोगे। यहाँ पर हमको इसमें x का वैल्यू निकालना है। हाँ भैया, इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है। क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे x का वैल्यू निकालो या y का वैल्यू निकालो, दोनों में डिनोमिनेटर सेम होने वाला, अर्थात दोनों में सेम से डिवाइड करने वाले। किसे डिवाइड करने वाले? x और y का जो कोफिशिएंट होगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करने वाले। इस मेथड का ही नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। पहला क्वेश्चन देखोगे सब कुछ समझ में आएगा, बस समझने का प्रयास करो, ठीक है। समझना है आपको। देखो यहाँ इस 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हल्का ही समझ में आए, बस उसको जितना समझ में आएगा पहले उतना आप अंदर आने देना। चलिए, हाँ भैया इतना समझ गए। जब सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको कुछ और समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन आते आते आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर पहला जो मैं समझा रहा हूँ समझ में नहीं भी आए तो घबराना मत, ठीक है। यहाँ देखो, हमको x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। दोनों में डिनोमिनेटर सेम होने वाला, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने वाला। दोनों का डिनोमिनेटर होगा क्या भैया? दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ किए, हाँ जी, फिर माइनस, फिर 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया, हाँ जी कर दिए। कहीं कोई समस्या? सेम y का भी डिनोमिनेटर यही होने वाला, 2 गुना 7 करेंगे, फिर -6 गुना 3 करने वाले। लेकिन न्यूमिनेटर क्या होगा वो समझना है। देखते हैं x का न्यूमिनेटर क्या होगा। सिंपल सा, हम लोग x की बात कर रहे हैं ना, x वाले टर्म को नहीं लेंगे, 3 और -8 लेंगे। 3 गुना -8 ले लिए। कहीं कोई समस्या? ना भैया कहीं कोई समस्या नहीं। फिर यहाँ माइनस लगा देंगे, इस सब को फेर देना ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर माइनस लगा दिए और 7 का मल्टीप्लाई -5 के साथ। आपको लग रहा होगा भैया ये क्या हो रहा है, लेकिन जानते हो सबसे आसान मेथड यही है। अगर इसको समझ जाओगे तो बहुत ही आसान लगेगा, बस समझने का प्रयास करो। अगेन y का वैल्यू निकालना है। y के लिए न्यूमरेटर क्या होगा? सिंपल सा, y वाले टर्म के बाद क्या है? -5 ना। हाँ भैया -5 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन -8 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करने वाले। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? तो -5 का इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये छोटा सा चीज आपको सीखना होगा, अभी सॉल्व नहीं करना, अभी सिर्फ सीखने का प्रयास करो, बस इतना दूर ही आपको भी लिखना है। बाद में मैं सॉल्व करने सिखा दूंगा तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, और क्या ही चाहिए हमको। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। 3x + 4y = 5 एंड 6x प्लस, इसको इधर ही लेते आते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन 6x + 7y + 8 = 0। हमेशा जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको बराबर की इस साइड ही लिखना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करते समय। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, बहुत अच्छे। अगेन यहाँ ध्यान दोगे आप। सेम इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। क्या ही करें, तो आप बोलोगे भैया सुनिए ना, हमको x और y का वैल्यू निकालना है ना, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम होने वाला, और वो डिनोमिनेटर आपका किसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x और y के कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छी बात है, कर लेते हैं। 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिए, अच्छा जी, फिर -6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिए। बस इतना सा ही काम करना है। सेम हमको y के लिए भी करना होगा भैया, 3 और 7 का मल्टीप्लाई। वाह, आप तो समझदार हो, बहुत अच्छे। अगेन नेक्स्ट 6 और 4 का मल्टीप्लाई। इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब हमको x का वैल्यू का न्यूमरेटर लिखना है ना, क्या होगा, x के बाद क्या है, 4 8 7 5, इस दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले। चलिए 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 8 के साथ, -7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करने वाले। बस हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। कितना आसान था ना आसान। अगेन इसका देखो, कम से कम सिर्फ 2 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख लो, तीसरे क्वेश्चन से आपको अपने मन से बनाना है। देखो यहाँ पर अगेन y का वैल्यू निकालना है ना, y के बाद क्या है, 5 और 8, 5 का मल्टीप्लाई किसी एक टर्म के साथ होगा, माइनस अगेन 8 का मल्टीप्लाई किसी एक टर्म के साथ होगा। किसके साथ होगा, 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे और 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इस दोनों को घेरना है, घेर दो, आपकी इच्छा, आपको घेरना है घेर सकते हो, ठीक है। और घेर नहीं दिया तो अच्छा लगेगा देखने में। मल्टीप्लाई अगर माइनस वाला फंडा होगा ना, वहां पर आसानी होगा आपको। ओके, हाँ भैया समझ गए। 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं, बस यही तक आपको अभी लिखना है। यहाँ तक समझोगे तब ही आपको आगे बढ़ना है। ओके, देखो 2 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर रहा, फटाफट देखोगे। 2 क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं, इस बार अपने मन से बनाओगे और आपको मिलाना है। मैं मिलाऊंगा सिर्फ, आपको पहले बनाना है। ओके, ठीक है भैया, हम समझ चुके हैं अब किस प्रकार बनाना है। तो ध्यानपूर्वक देखोगे, समझोगे, जानोगे। अगेन क्वेश्चन रहा आपके सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन रहा, x + 2y = 6, अगेन 3x + 4y = 5। ये आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहा, बनाओगे इसको जल्दी से। तो तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए ना, इस वाले क्वेश्चन में मेरा सी तो इस साइड है, पहले इस साइड लिखेंगे। हाँ लिखोगे, वो आप करोगे। अच्छा लो कर देते, अभी आपको परेशान नहीं करना। अभी क्या याद रखोगे, अभी परेशान नहीं करते आपको। चलो बनाओ भैया, ठीक है, अच्छा लगा चलो ठीक, बनाओगे आप, जल्दी बनाओगे। बन गया होगा, बिल्कुल भैया बन चुका है। ला 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 ला। देखो यहाँ पर इस दोनों क्वेश्चन को बनाओगे, पहले खुद से सॉल्व करोगे। इसमें x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, इसमें इसको भी परेशान नहीं करना ना आपको। चलो ठीक, हमेशा जो है ना, चलो रहने दो, यहाँ ध्यान दो, पहले इसको बनाओगे। बन गया होगा, हाँ भैया बनत तो है, समझ में तो आवत है कैसे क्या करना है। सिंपल सा x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, निकालत है भैया, जल्दी निकालिए। बन गया होगा, यहाँ ध्यान दोगे, x का मान निकालना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने वाला, कौन सा होगा सेम, ये x और y का कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो करते हैं ना, यहाँ ये इक्वेशन हमारे साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रिया, हमसे गेम खेलेगा। यहाँ 1 छिपा हुआ है, हमका तो पता है, आपको ही पता होना चाहिए। तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई, पहले डिनोमिनेटर ही लिखेंगे हम लोग, 1 और 4 का मल्टीप्लाई -3 और 2 का मल्टीप्लाई। आराम से लिख लिए, कहीं कोई समस्या ना। अगेन सेम इसका डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर होने वाला है, तो लिखते हैं 1 × 4 -3 × 2, दोनों का सेम ही डिनोमिनेटर होगा, ये मैंने बता दिया। अब न्यूमरेटर लिखना है और x का वैल्यू हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा। अब सॉल्व करना इतना आसान है ना, आपने सोचा भी ना होगा भैया जी कितना आसान है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा भी। देखो यहाँ पर अगेन हम लोग क्या ही करेंगे वो समझना है। हमको x का वैल्यू निकालना ना, तो x का टर्म को अपने हाथों से छाप लेंगे। अगेन 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, -4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, -4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करने वाले। बताओ कितना आसान है ना आसान। अगेन y में सेम यही फंडा अपनाएंगे, y को झांप लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करने वाले। बस हो गया। अगेन सेम यहाँ पर भी वही आप किए होगे, आप कर चुके हो ना पहले से, इसको बना लिए हो ना, बिल्कुल बना लिए होगे। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ मिलाना है, क्या सही हो रहा क्या गलत हो रहा, आराम से देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भैया जी, सुनिए ना, आप एक काम कीजिए ना भैया, आप कोई काम मत कीजिए, हम बना चुके अरे आपको मिलाना है यार, कोई नहीं। हमको पहले इसका डिनोमिनेटर लिखना होगा ना, x और y का कोफिशिएंट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
फिर -6 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बहुत अच्छे। सेम यही फंडा आपको y के साथ भी करना होगा। सेम यही फंडा, जो चीज नीचे लिखे हो डिनोमिनेटर में, वही चीज सेम आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखना है। 3 × 7 - 6 × 4। यहाँ तक लिख करके पहले आप निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद हमको x का वैल्यू निकाला ना, x वाले टर्म को खत्म करो और जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 × 8 - 7 × 10। बहुत अच्छे। 4 × 8 - 7 × 10। ये हुई ना बात, यहाँ आप समझ रहे हो आप, ठीक है। अगेन y का वैल्यू निकालना ना, y वाले टर्म को खत्म करो। यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ ना पता हमको, और 8 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ ना पता हमको। 10 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे। बताइए कहीं कोई समस्या हुआ तो पूछिए। इसको सॉल्व करना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आपने सोचा ना होगा भैया कितना आसान है। वो देखो कितना आसान है। सिंपल से हम लोग क्या ही करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। 4 और 8 का मल्टीप्लाई 32 हो गया, माइनस 7 और 10 का मल्टीप्लाई 70 हो गया, 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21 हो गया, 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24 हो गया। बस हरि नाम जपना है। अब बन गया हम लोग का। अब 32 और 70 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा भैया, भैया सुनिए ना, इसका तो 38 हो जाएगा ना। अच्छी बात है, 38 ही होगा, लेकिन 70 बिगर नंबर है ना, इसका सिंबल माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, घटाओ जोड़, ये तो आप जानते ही हो। ये अगर नहीं जानोगे ना, दांत तोड़ दिया जाएगा आपका। भैया नहीं पता है हमको, अच्छी बात है, मुझे पता है आपको पता है। यहाँ देखो 21 और 22, भैया 22 है, 24 है, 24, इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते तो मेरा 3 हो जाएगा। और यहाँ 24 का सिंबल माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया, 38/3 हो गया। बहुत अच्छे, ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। हम लोग का x का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। क्या हुआ, डराया मत करो हमें। हाँ यहाँ देखते हैं, इसको भी सॉल्व करना है। बस कितना आसान है सॉल्व करना। 10 और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 60 हो गया, माइनस 8 और 3 का मल्टीप्लाई 24 हो गया, अगेन 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21 हो गया, माइनस 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24 हो गया। और क्या ही है, बन गया आराम से। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 60 और 24 का आपस में सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो कितना होगा देखते हैं। तो मेरा 36 हो जाएगा क्या, देखते हैं। 36 4 तो हाँ जी 36 हो गया। और 60 ग्रेटर है ना, 60 का सिंबल प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। ये सब आपको पता है। इसको सिंप्लीफाई किए, आपका -12 हो गया। यहाँ समझ में नहीं आएगा, कहीं पर सिंप्लीफाई में समस्या होगा, ठीक है, या सॉल्यूशन में कहीं पर समस्या हो रहा है, पूछो। दांत नहीं तोड़ूंगा, खुश। यहाँ ध्यान दो भैया, दांत तोड़ देंगे लगता है। अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ बातें समझ में आ गई। इसको भी सॉल्व हम लोग किए देते हैं, ठीक है, इसको भी सॉल्व किए देते हैं। आप देखो कैसे ये सॉल्व होगा। बहुत ही आसान है ये क्रॉस मल्टीप्लाई। आप खुद बोलोगे भैया सुनिए ना, हम लोग जो है पहला मेथड आप हमको सिखाए थे। क्या सिखाए थे, पहला मेथड अलजेब्रिक मेथड सिखाए थे। हाँ अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के लिए कोई 2 इक्वेशन हमको दिया था, उसको अगर हमको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना होता था, सिंपल सा, पहले इक्वेशन का लाइन खींचो, फिर दूसरे इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करो। दोनों इक्वेशन लाइन ड्रॉ किए, जहाँ पर कट कर रहा होगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो पॉइंट उस सिस्टम का सॉल्यूशन होता था। मतलब वो पॉइंट जो x, y के रूप में था, x का वैल्यू और y का वैल्यू वहाँ से निकलता था हम लोग का। इस अलजेब्रिक मेथड में, मतलब ग्राफिकल मेथड में, सॉरी ग्राफिकल मेथड नाम था, हम क्या ही बोलते, ग्राफिकल मेथड। हाँ जी। फिर सेकंड मेथड भैया आप हमको सिखाए, क्या सिखाए थे सेकंड मेथड भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाए थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या ही सिखाए थे, सिंपल सा, कोई एक इक्वेशन लेंगे, उसमें से x या y का वैल्यू अकेला करेंगे, x और y का वैल्यू अकेला करने के बाद जो भी वैल्यू निकलेगा उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे और हमारा x और y का वैल्यू निकल जाने वाला, कहीं पर कोई भी समस्या ना होने वाला। ये मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखे थे। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता था भैया, सुनिए ना, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग किसी एक टर्म को एलिमिनेट करते थे। जैसे इसमें हमको एलिमिनेट करना होगा तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/4 आपस में सब्ट्रैक्ट होने पर खत्म। उसी को हम लोग एलिमिनेशन मेथड करते हैं। किसी एक टर्म को हमको खत्म करना होता है, समझ रहे हो ना, वो काम करना होता है। वही काम हम लोग यहाँ किए थे। अच्छा भैया ये बात था, हाँ जी, ये छोटा सा काम हम लोग यहाँ पर किए थे और एलिमिनेशन मेथड हम लोग आराम से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। और मेरे पास आ गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भैया अभी तो आप वही सिखा रहे हैं। अरे मुझे पता है हम वही सिखा रहे हैं, क्या ही समस्या है, देखो यहाँ पर भैया वही सिखा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ ध्यान दोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही तो सॉल्व कर देगी ना। अब देखो इसको एक बार हम लोग सॉल्व किए देते, x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा, उसको समझते हैं। यहाँ पर 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 हो गया, -4 और 6 का मल्टीप्लाई 24 हो गया, 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, -3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 हो गया। भैया इतना स्पीड बोलिए, इतना स्पीड बोलिए, किसी ने सोचा ना होगा। 10 और 24 सब्ट्रैक्ट किया, -14 हो गया। वाह भैया, यहाँ -2 माइनस कैंसिल आउट, यहाँ 7
भैया 7 हो गया ये आप सॉल्व पहले करोगे, भैया का आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। जल्दी देखो यहाँ पर, भैया जी देखना नहीं, पहले बनाना है आपको, जल्दी बनाइए। अगेन यहाँ देखते 18 माइनस 6, यहाँ क्या है 5 या 6, 5 है ना, क्या करते हो हाँ, मिट किसी जाता आपका 6 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक। यहाँ 5 होगा। अगेन 4 माइनस 6 हो गया। अगेन इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 8 13/2 माइनस 2 इक्वल टू, अर्थात 13/2 माइनस बाहर में निकाल देते हैं। ये आपका सॉल्यूशन निकल गया। कितना प्यारा सा रिजल्ट निकला है, मजा आ गया होगा ना। 2 क्वेश्चन और बनाते हैं। हाँ जी 2 क्वेश्चन और बनाते हैं, 2 क्वेश्चन और बनाया जाए। अब आप खुद बोल रहे होगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई इतना आसान था, काश पहले सिखा देते हमको। हाँ जी पहले सिखा देते, उतना तो लफड़ा नहीं होता ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले अकेला करना था x को, फिर x का वैल्यू पुट करना सेकंड इक्वेशन में, वहाँ से मेरा y का वैल्यू, इतना परेशानी हमको होता था भैया। अगर पहले सिखाते तो क्या ही समस्या होता। पहले x को अकेला करो, फिर जो वैल्यू निकला सेकंड इक्वेशन में पुट करो, वहाँ से x या y का वैल्यू निकलेगा, फिर उस वैल्यू के इक्वेशन थर्ड में पुट करो, तब जाकर के y का वैल्यू निकलेगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का हाल था भैया। फिर एलिमिनेशन मेथड में हम लोग y वाले टर्म को खत्म या x वाले टर्म को खत्म करके x का वैल्यू निकालते थे, फिर उसको हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट करते थे, तब जाकर के मेरा वैल्यू निकलता था। इतना काम करने के बाद भैया मेरा एलिमिनेशन मेथड बनता था। ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड तुरंत बन जा रहा है। पहले सिखाते तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड नहीं भैया इतना सारा इक्वेशन सॉल्व करते, बहुत गलत किया। आखिर सब जरूरी है आपके लिए, जितना जरूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उतना ही जरूरी आपके लिए ग्राफिकल मेथड हुआ, उतना ही ज़रूरी आपके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हुआ, उतना ही ज़रूरी आपके लिए एलिमिनेशन मेथड हुआ। सब जरूरी है आपके लिए, समझना है आपको। अगेन यहाँ ध्यान दोगे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और बेहतर क्वेश्चन देखेंगे, आप बनाओगे उसको। 6x प्लस 8y इक्वल टू 10, अगेन 12x प्लस 14y इक्वल टू 16। फिर आपके साथ मैं मजाक कर रहा हूँ, इस 10 को इधर दे करके एक क्वेश्चन रहने दे, ऐसा क्या? अच्छा छोड़, बार हम अभी छोड़ रहे हैं बिकॉज अभी आपका स्टार्टिंग है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जानते हो बार हम मिटा क्यों रहे हैं आपके मन में, ये हम बात डालना चाह रहे हैं। मतलब कौन सी बात आपको समझाना चाह रहे हैं? यही बात कि हमेशा कांस्टेंट टर्म को बराबर की साइड रखना है। इसलिए हम 2 से 3 क्वेश्चन में मिटा करके आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अक्सर गलती होता है स्टूडेंट का, और आपका भी हो सकता है, इसलिए ये बात भूल ना जाओ। हर एक क्वेश्चन में हमेशा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जो भी कांस्टेंट टर्म होगा इसको बराबर की साइड रखना है, ठीक है? बात को समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होगे। अगेन इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से x का मान क्या होगा, यहाँ से y का मान क्या होगा, ये आपको निकालना होगा। अगेन एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको बनाओगे। x प्लस 3y इक्वल टू 5, अगेन 7x प्लस नहीं, हम माइनस देते हैं। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा देते हैं ऐसा कि जिसको देख करके आप परेशान हो जाओ। 7x माइनस 9y इक्वल टू 11। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालने का प्रयास करिएगा। आप जल्दी निकालिएगा x और y का वैल्यू। तो आप बोलोगे भैया इसमें x का वैल्यू क्या ही निकालना, पहले तो डिनोमिनेटर हमको लिखना होता है। डिनोमिनेटर कहाँ से लिखेंगे? इस x और y का कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो 6 का मल्टीप्लाई 14 के साथ, माइनस 12 का मल्टीप्लाई 8 के साथ किए दिए। कहीं कोई समस्या? अरे कोई समस्या ना होगा। सेम y का भी डिनोमिनेटर यही होने वाला, 6 का मल्टीप्लाई 14 के साथ और 12 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। देखो यहाँ तक में तो कहीं कोई समस्या ना होगा। अब x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे ही निकालते हैं हम लोग? सिंपल सा x का वैल्यू निकालना ना, x वाले टर्म को खत्म करो। 10 का मल्टीप्लाई 12 के साथ माइनस 16 का मल्टीप्लाई 6 के साथ। यहाँ गलत हो गया आपका। यही देखो आप, बस देखो गलती कहाँ हो रहा है। x का मान निकालना है ना, तो जस्ट हम लोग y से स्टार्ट करेंगे। सीखो इस चीज को। मेरे ख्याल से जब हम गलती लिख रहे होंगे ना, आपके मन में ये बात जरूर आया होगा भैया यहाँ गलती लिख रहे हैं। इतना तो आप सीख चुके होगे, अब हमको ऐसा लग रहा है। ठीक, मैं तो आपको देख नहीं रहा, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ शायद ऐसा होगा। जब आप पढ़ रहे होगे ना, आप यहाँ पर गलती पकड़ लियोगे, हाँ भैया यहाँ गलती कर रहे हैं। हाँ, ध्यान कहीं और होगा तो गलती आपसे नहीं पकड़ाया होगा। आपको गलती ढूंढना है। मैं बीच में गलती लिख भी दूंगा, 1-2 लाइन यूं ही। मैं ये देखना चाहता ध्यान भटक तो नहीं रहा? ठीक है, यहाँ ध्यान दो। हाँ, यहाँ x का वैल्यू निकाला ना, x वाले टर्म को खत्म करो। 8 का मल्टीप्लाई 16 के साथ, हाँ भैया लिख लिए। आगे माइनस 14 का मल्टीप्लाई 10 के साथ। बहुत अच्छी बात है। पहले खुद से बनाओगे तो वो सब नहीं होता, पहले इसको खुद से बनाओ, उसके बाद हम आगे मिलाने वाले हैं। पहले खुद से बनाओगे, जल्दी खुद से बनाओ इसको। तो बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब वीडियो में आप वीडियो रोकोगे
और यहाँ मिला रोकोगे, बना लिए होगे ना, बिल्कुल बना लिए होगे। अब यहाँ आप मिलाओगे, यहाँ देखो हमको y का वैल्यू निकालना है ना, y वाले टर्म को खत्म करो, ठीक है। यहाँ 10 बचा, 10 का मल्टीप्लाई करना है, हाँ भैया, और किसका मल्टीप्लाई करना है, 16 का मल्टीप्लाई करना है। 10 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, बहुत प्यारा सा रिजल्ट आने वाला। देखो रिजल्ट क्या आने वाला, ठीक है। इसको घेर दो, इसको घेरना सीखो, इसको आप खुद सॉल्व करोगे और देखोगे रिजल्ट क्या ही आता, बहुत प्यारा सा रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ देखते हैं इसको, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने वाला, तो क्या ही करें भैया, जानते हैं डिनोमिनेटर में x और y वाला टर्म आता, इसका कोफिशिएंट भैया यहाँ तो है ही नहीं कुछ, यहाँ पर हाइड और सिक का गेम चल रहा है, कृपया समझो इसको। यहाँ पर 1 हाइड है, 1 का मल्टीप्लाई -9 के साथ कोशिश करना है। स्टार्टिंग आपको डिनोमिनेटर से पहले लिखना है, उसके बाद न्यूमरेटर लिखना है। पहले हम लोग डिनोमिनेटर लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई -9 के साथ करने वाले, अगेन अगेन अगेन, फिर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई जो है 3 के साथ करने वाले, 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करने वाले। सेम आपको y वाले डिनोमिनेटर में भी यही करना है, सेम यही करना है, 1 का मल्टीप्लाई -9 के साथ और फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, बीच में माइनस देना है, भूल मत जाइए ये बातें। चलो अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे ना। x का मान निकालने के लिए x वाले टर्म को हम लोग खत्म करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 11 के साथ, -9 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 11 के साथ, फिर -9 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। इसको सॉल्व कर लेना है। कितना आसान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, शायद आपको अंदाजा नहीं हो रहा होगा, इतना आसान हो सकता है ये, कोई क्वेश्चन इतना आसान हो सकता, शायद ये आपको अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ देखो अगेन y का वैल्यू निकालना है ना, y के वैल्यू को खत्म करो, क्या है 5 और 11। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, फिर से मैंने वही किया, 5 और 11 कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म था वो बराबर की इस पार था। आपको एक काम करना था, पहले कांस्टेंट टर्म को बराबर की इस पार लिख करके तब इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब तो ये बातें आपके दिमाग में आ चुकी होंगी। अब मुझे ऐसा क्वेश्चन में और फिर करने का कोई जरूरी नहीं ना, बस इतना समझाना था आपको कि जब भी कांस्टेंट टर्म कभी बराबर की साइड नहीं आता। मेरे ख्याल से ये बातें अब आपकी समझ में आ गई होंगी। अब मैं क्वेश्चन में ऐसी गलतियां नहीं करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। या अभी भी नहीं समझे हो, वरना मैं हर क्वेश्चन में गलती करने वाला, सोच लो आप समझ गए हो ना। अब ऐसी गलतियां मैं नहीं करने वाला। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको सीरियस लेने वाले, याद रखना। वहाँ पर हम लोग बराबर किस तरफ लाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऐसा अगर क्वेश्चन में अब आएगा तो तत्काल अभी हम छोड़ देते हैं आपको, सिंपल से इसको प्लस करके =0 करते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पहले बराबर की इस तरफ लाएंगे कांस्टेंट टर्म को, जहाँ पर माइनस का वैल्यू हो जाएगा, तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। यहाँ ध्यान दो, बिकॉज जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मैक्सिमम टाइम आपका बराबर की साइड ही रहता है, इसलिए हम लोग हर बार ये आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखो इसमें भी जो है ना बराबर की साइड ही कांस्टेंट टर्म है, बराबर की साइड ही कांस्टेंट टर्म है। तो जहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं आपसे, तो उस गलतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, चलिए यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक। क्या करना था, y का वैल्यू निकालना था ना, हाँ जी y का वैल्यू निकालना था। y वाले टर्म को हम लोग क्या किए, खत्म कर दिए। क्या बचा, 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, ठीक है, फिर माइनस अगेन 11 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। मेरे ख्याल से अब मेरी बातों को समझ गए होगे आप। इसको सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व करके बस हो गया काम तमाम। इसको सॉल्व किए थे क्या, आप कर लोगे सॉल्व, आप कर लोगे सॉल्व। यहाँ 33 हो गया, माइनस 9 × 45 -45 हो गया। ये 2 बार जब माइनस आएगा ना, इसको हम लोग भेज लेंगे। एक बात समझ लो आप, 6 गुना -2 और -6 गुना -2 क्या होता, 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। यहाँ एक बार माइनस है तो हम लोग यहाँ माइनस सिंबल लगाएंगे, ओके। अगर यहाँ पर 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12 हुआ, यहाँ 2 बार माइनस है तो मेरा प्लस हो जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, और टाइम अगर माइनस रहेगा तो उसका रिजल्ट माइनस होता, अगर इवेंट टाइम माइनस रहेगा तो उसका रिजल्ट मेरा प्लस होता है। आगे समझते हैं हम लोग। अगेन 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 आप ये भी जानते हो कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस होता है। जैसे आपको समझ में आता है वैसे आपको समझना है। यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर 9 और 5 का मल्टीप्लाई 45 हो गया, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो माइनस हो गया। जैसे आप समझ रहे हो वैसे समझना है। माइनस एक बार रहेगा तो माइनस, माइनस 2 बार रहेगा तो प्लस। अगर समझ में नहीं आता तो ये ध्यान में रखना है, अगर समझ में आता तो ये ध्यान में रखो, माइनस गुना माइनस प्लस होता है और प्लस गुना माइनस माइनस होता है। जैसे आपको ध्यान में रखना वैसे ध्यान में रखना। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है क्या कि 11 है, यहाँ 11 है ना, 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है ना, 1 गुना -9 मेरा -9 हो गया, ठीक है।
माइनस 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 33 प्लस 45 इक्वल टू माइनस 30 हो गया, बहुत अच्छी बात। इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 8, 4 3 7, तो ये आपका माइनस 78 बाय, इसको सिंप्लीफाई करना है कर सकते हैं, तो 2 3 6, 2 9 18, अर्थात माइनस 39 बाय 10 हो गया रिजल्ट आपका। एक्स का वैल्यू यहीं पर निकल गया हम लोग का, हमको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ एक्स का वैल्यू आसानी से निकल गया। अगेन यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 11 का मल्टीप्लाई 1 से 11 हो जाएगा। आप बोलोगे भैया इतना आसान है ये? हाँ, इतना आसान तो होना नहीं चाहिए था। यहाँ देखो, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर दोनों मेरा माइनस के फॉर्म है, बीच में प्लस नहीं है, बीच में आपका मल्टीप्लाई नहीं है, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई कर दियो, सिर्फ -9 और -21 है। क्या करोगे आप? बोलो भैया 9 को माइनस है और 21 को माइनस है, कितना माइनस हुआ? दोनों माइनस को जोड़ देंगे। अरे 9 एप्पल और 21 एप्पल, क्या करते हो? दोनों एप्पल को जोड़ देते हो ना, एप्पल का नाम यहाँ माइनस हो गया, 9 को माइनस है और 21 को माइनस है, क्या करना है? दोनों माइनस को ऐड कर देना है, तो 9 और 21 को ऐड करो, मेरा 30 हो जाएगा। 30 माइनस हो गया ना, हाँ जी। इसको सॉल्व करते हैं, ये जोड़ घटा आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है, ये मान के हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखो 2 से खत्म होगा, हाँ भैया 2 अट्ठे 2 से खत्म कर दिया, ठीक है। 12 और 15 है ना, इसको 3 से खत्म करते हैं, 6 से भी खत्म कर सकते थे हम, 3 चौके 12, 3 5 15, मेरा निकल गया -4/5, ये मेरा y का वैल्यू निकल गया। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए, पहले उसको बनाओगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले उसको बनाओगे, और उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, मिला भी दूंगा, और किस प्रकार से हम लोग एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे उस टाइप से मैं एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखोगे। ठीक है भैया, अब लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपकी समझ में आ चुका है, बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है। हाँ जी, आपकी समझ में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ चुका है, और आप ये भी समझ चुके हो कभी भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को बराबर की साइड लाएंगे, ठीक है। ये बातें हम इतनी बार बोले, शायद आप परेशान हो गए हो इस बात को सुन करके। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, ध्यान से समझोगे। x प्लस 2y इक्वल टू, अच्छा रहने दो, अब इक्वल टू का आपको झंझट हटा ही देते, -3 इक्वल टू 0, अगेन 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 9x प्लस 10y माइनस 11 इक्वल टू 0, अगेन 12x माइनस 13y प्लस 12 इक्वल टू 0, 14 लिख देते हैं। अगेन 3 नंबर क्वेश्चन, x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, अगेन 7x प्लस 9y इक्वल टू, अब लो परेशान करना स्टार्ट करते हैं आपको यहीं से, ठीक है, इक्वल टू 11। तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन, 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, अगेन 8x माइनस 10y इक्वल टू 12। पांचवा नंबर क्वेश्चन, x प्लस, ये क्वेश्चन देते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 2, x माइनस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ दोनों टर्म को आप बराबर की साइड लाना है, ठीक है, इस बात को समझ के चलना। अगेन x प्लस 3y, x प्लस 4y इक्वल टू 8, अगेन 12x प्लस 16y इक्वल टू 20, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बनाओगे, दोनों क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन बनाओगे आप, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको, ध्यानपूर्वक समझोगे कौन सा क्वेश्चन बता दें। हम पहले ये क्वेश्चन बताते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन, ये आपका 2015-2016 में पूछा भी गया है, क्यों ना इसी क्वेश्चन को बताएं हम, जैसा आप बोलोगे वो करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन ही बताते हैं, पहले सारे क्वेश्चन को लिख लो, क्योंकि हम मिटा भी देंगे, जगह कम बचेगा तो मिटा देंगे सारे क्वेश्चन को, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन उतार लो, सारा क्वेश्चन उतार लो, ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते, पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे, अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये और अच्छी बात है। यहाँ ध्यान दो, सॉल्व नहीं हो रहा तो अच्छी बात है। देखते पहला नंबर क्वेश्चन क्या, x प्लस 2 है, इस प्लस 2 को बराबर की साइड लेते आते हैं, -2 इक्वल टू 0 हो गया, अगेन x माइनस 3y, इस प्लस 7 को बराबर की साइड लेते हैं, -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पर कहीं समस्या, किस प्रकार हम लोग कांस्टेंट टर्म को बराबर की साइड ला रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या ना होगा ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करने वाले। कैसे सॉल्व होगा? सिंपल सा, x बराबर वैल्यू लिखना है और y बराबर फॉर्मूला। नहीं सिखाए ना अभी आपको फॉर्मूला, इसके बाद हम फॉर्मूला सीख लेंगे। आखिर फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला? भैया फॉर्मूला सिखाना जरूरी है का? हम ऐसे बना लेंगे, अच्छी बात है, ऐसे बनाते हैं पहले। तो क्या ही करना होता है? पहले डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर लिखना होगा। तो इस दोनों से मेरा डिनोमिनेटर आ जाएगा। क्या करना होगा? 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, फिर -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। अगेन सेम आपका y के साथ भी यही करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने वाला है। इसका यहाँ छाप लो, डिटो कॉपी करो, 1 मल्टीप्लाई -3 -1 मल्टीप्लाई 2, और ना यहाँ से भी देख सकते हो, कहीं कोई समस्या ना है। अगर हम लोग x का न्यूमरेटर लिखने वाले, x को हम लोग खत्म किए, 2 का मल्टीप्लाई -7 के साथ। अरे अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। 2 का मल्टीप्लाई -7 के साथ करेंगे। अगेन -3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे। बताओ इसमें कहीं पर कोई भी समस्या है तो पूछो। मेरे ख्याल से कहीं पर कोई समस्या ना होगा। हाँ, कहीं पर कोई समस्या है तो पूछ सकते हो, कहीं कोई समस्या ना होगा। देखो अब y का वैल्यू निकालेंगे, y वाले टर्म को हम लोग छिपा लिए। यहाँ -2 और -7 है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो देखते। -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, यहाँ 1 छिपा हुआ है, इस बात को समझ के चलना। अगेन -7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। ये दोनों को सॉल्व करोगे काम बन जाएगा। सॉल्व किए दे क्या? अच्छा सॉल्व किए देते हैं, क्या ही समस्या है, सॉल्व कर देते हैं। मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आप समझ गए होंगे। कहीं पर कोई भी समस्या ना आ रहा होगा आपको। अब यहाँ देखोगे बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन होने वाला। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते -14 हो गया, यहाँ माइनस का माइनस, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अच्छा लो प्लस लिख देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। अगेन 1 और -3 का मल्टीप्लाई -3 हो गया, माइनस का माइनस, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 हो गया। यहाँ प्लस लिखते हैं, चलो आपके कहने पर लिख दिए। क्यों कह रहे हैं? कुछ सिखाने का प्रयास करना चाह रहे हैं आपको। मैंने आपको सिखाया था अगर कोष्ठ के बाहर माइनस आएगा तो अंदर वाले टर्म का सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है ना, अंदर में प्लस है तो प्लस का सिंबल चेंज होकर के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन -3, यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहेगा तो अंदर वाले का सिंबल चेंज हो जाता है। ये मैंने कितनी बार सिखाया आपको, सिखा अगर मैं थक गया कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहेगा तो अंदर वाले का सिंबल चेंज हो जावत है। ओके, यहाँ सिंबल चेंज हो गया, यहाँ पर -2 आ भी गया। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। 14 6 भैया जी -20 होता, -5, ये माइनस कैंसिल, 5 के 20 अर्थात 4 रिजल्ट आ गया। अगर यहीं पर इसको इधर हम लोग नहीं लाते, इसका रिजल्ट आपका माइनस में निकलता, जो कि रॉन्ग कोड़ा होता। बस यही डिफरेंस आता है, इस बात को समझने का प्रयास करो। अगर यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर रहे थे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दिए। ये मल्टीप्लाई तो पता है आपको, बिल्कुल पता होगा। अगर यहाँ माइनस है, -7 गुना 1 -7 हो गया, इसको हम लोग इस तरह घेर लेंगे। वाह भैया जी बहुत अच्छी बात है। 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -3 हो गया। अच्छा, ये हुआ ना बात। अगेन यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए। कहीं पर कोई भी समस्या हो रहा होगा तो पूछियो, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो यहाँ 2 हो गया, ठीक। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते। क्या इसको भी घेर के करें? अभी मेरे ख्याल से समझ गए हो आप, इसलिए घेरना जरूरी नहीं है। देखो अब -2, यहाँ माइनस और माइनस है। आप बोलोगे भैया इस जहां पर कोष्ठ के बाहर माइनस होता तो अंदर में जो भी रहेगा उसका सिंबल चेंज कर देते। तो यहाँ -7 है, ये आपका +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो इस तरह समझो या तो इस तरह समझने का प्रयास करो, माइनस गुना माइनस +1, जैसे आप समझोगे वो आपकी इच्छा। अगर यहाँ -3 -2 है तो -3 -2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, -2 + 7 कितना हो जाएगा भैया? +5 हो गया। अगर यहाँ पर -3 -2 -5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 1 हो गया। नीचे माइनस था ना, माइनस को ऊपर ले गए तो -1 इसका रिजल्ट हो गया। बहुत प्यारा सा रिजल्ट आया है, कहीं पर कोई भी समस्या ना हुआ होगा। ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या ही था दम इस क्वेश्चन में? बताओ क्या क्वेश्चन था? इतना आसान क्वेश्चन हम लोग इतनी आसानी से सॉल्व कर लिए, बस यहीं तक में हम लोग सॉल्व कर ली। अब आप सोच रहे हो भैया हर एक क्वेश्चन को अगर इसी मेथड से बनाया जाए तो बनाओ ना, रोका कौन है आपको? बस हाँ, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एलिमिनेशन मेथड तो आपको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। बस इस चीज को समझ के चलना है आपको, ठीक है। हाँ भैया समझ गए हैं हम लोग। मेरे ख्याल से दिक्कत होगा तो आपको ये कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है, बाकी और कहीं दिक्कत नहीं होएगा। एक हम और बता दें या रहने दें, ये आप मुझे बताओगे। पहले हम लोग इस 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, उसके बाद जो है 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन उससे पहले हम लोग इसके फॉर्मूले को सीख लेते, आखिर इसका फॉर्मूला कहाँ से आया वो समझ लेते, ठीक है, जो कि जरूरी है, उतना नहीं है।
हमको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब था, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं बस, और कुछ होना चाहिए हमको। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे सामने कोई दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इस दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो सिंपल सा हम लोग एक काम करते हैं, बहुत प्यारा सा काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं, पहले हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला सिंपल सा लिखेंगे, जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक चीज़ और मैं बताने वाला, आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी मैं बताने वाला, वो भी बताऊंगा, परेशान मत हो। यहाँ से y का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बोलोगे भैया x ने डिनोमिनेटर सेम रखते दोनों का, और डिनोमिनेटर मेरा x और y का कॉफिशिएंट को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ से आता, अर्थात a1 b2, बोलिएगा मेरे साथ, a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका डिनोमिनेटर होने वाला a1 b2 माइनस a2 b1, दोनों का होने वाला, ठीक है। अगेन 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 ऊपर वाला टर्म किस प्रकार होगा, x वाले टर्म को खत्म करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो। आप y वाले टर्म के लिए y वाला खत्म, c1 a2 माइनस c2 a1। ये प्यारा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले को ध्यान में रखना, याद रखना है। भैया याद कैसे रखेंगे, एक बात बताता हूँ, किसी को बताइए मत, जब मैं पूछूंगा ना आपसे फॉर्मूला, वैसे एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पहली बात ये समझ लेना। अगर मैं पूछूंगा फॉर्मूला, मैं पूछूंगा, एग्जाम में नहीं पूछे वो अलग बात है। मैं किस प्रकार पूछूंगा, जब मैं पूछूंगा ना, आप ये इक्वेशन लिख लेना, ये इक्वेशन आप अपने हाथों में लिख लेना या कहीं कॉपी पर लिख लेना, और उसको देख करके आप इस फॉर्मूले को बताओगे। भैया एक्स का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो आराम से बोलोगे भैया पहले तो इसका होगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, बस इस इक्वेशन को देख करके आप बोल देना। मैं यूं ही बोल रहा हूँ, ये आपसे स्कूल में, आपके स्कूल में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे, भैया हमको ऐसे सॉल्व कर, सर हमको फॉर्मूला नहीं पता लेकिन हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ये बोलोगे, सर पीट डालेंगे आपको। कम से कम फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला ध्यान में क्या रखना, वो तो आपके ध्यान में हो ही गया होगा, कहीं पर कोई समस्या ना होगा। अब हम लोग ये देखते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ये सिंपल सा एक क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड देख लो, वो है क्या, हम सबका रेशो लिख लेते हैं, a1 a2 है ना, a1 a2, इसको इस तरह लिखते हैं हम लोग, b1 b2 c1 c2, फिर a1 a2 b1 b2, जहाँ तक लिखना वहाँ तक लिखोगे। पहले वाले टर्म को हम लोग मिटा देंगे और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातों को, बिल्कुल समझ रहे होगे। अगर यहाँ पर हम लोग रेशो लिखेंगे x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये याद रखने का तरीका है, इससे हम लोग इसको याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, मतलब इससे इस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। ओके, बस इस दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये टर्म 1 की जगह चल जाएगा, तो b1 c2 माइनस b2 c1 बटे ये टर्म आ जाएगा, जो हमको प्रूफ करना था वो आ जाएगा। अगर इस दोनों को इक्वल करेंगे तो y बराबर ये टर्म आपका यहाँ आ जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, जो हम लोग फॉर्मूला लाए हैं, बस इस दोनों को इक्वल करके y को अकेला किया है, इस दोनों को इक्वल करके x को अकेला किए हैं, यहाँ से ये फॉर्मूला आया है। मेरे ख्याल से फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ ये भी समझ में आ गया। और भैया जानते हैं एक बात, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाने के लिए फॉर्मूले का कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है। अरे जो हम लोग बना रहे हैं वो फॉर्मूले का ही प्रयोग कर रहे हैं, भले ही आपको ये पता नहीं है फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग कैसे कर रहे थे, लेकिन अब चल गया होगा पता किस प्रकार से हम लोग कौन से फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। चलो चलो चलो, अब यहाँ तक आपको जब समझ में आ गया होगा तो आपसे हमको एक छोटी सी बात करनी, छोटी सी बात। वो क्या, आपके एग्जाम में इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। बस ध्यान से मेरी बातें सुननी है आपको। आपके एग्जाम में या तो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा, आप ग्राफिकल, मतलब आप जो है ग्राफिकल मेथड का प्रयोग कीजिए, या तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कीजिए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कीजिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग कीजिए, जो कि आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लेकिन 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला। सिंपल सा आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप मुझसे एक प्रण करने वाले हो, प्रतिज्ञा लोगे, जल्दी से आप प्रतिज्ञा लोगे कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से भैया जैसे जैसे बोलेंगे पढ़ने के लिए उसी प्रकार पढ़ाई करेंगे। अगर मैं कहूँगा कि हाँ जी इसको क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ डालो, तो जल्दी से आप क्वेश्चन को पढ़ डालोगे, ठीक है। मैं काफ़ी बार बोलने वाला हूँ क्वेश्चन को पढ़ो, तो क्वेश्चन को मेरे बनाने से पहले आपको पढ़ना सीखना होगा, ठीक है। भले ही आपको समझ में ना आए वो अलग बात है, लेकिन आप जैसे मैं बोलूँगा पढ़ने वैसे आपको पढ़ना है, बस ये ध्यान में रखना। और अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो कम से कम लैंग्वेज वाले सवाल को बनाना सीख जाओ,
उससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा भैया किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता था, नहीं कि ये भी हमें बता दीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देख लो कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी समझ लेते हैं। हमारे एग्जाम में जो है ना एज से रिलेटेड, हाँ जी उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता, उम्र से रिलेटेड। दूजा और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता भैया जी, और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता वो भी बता दें क्या, बिल्कुल वो भी जान लो आप। और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता और बोर्ड वाला क्वेश्चन जो नाव वाला क्वेश्चन होता है ना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये अभी मैं बताया नहीं हूँ, इसमें हम लोग जानेंगे अब डाउन स्ट्रीम के बारे में जानेंगे, काफ़ी कुछ जाने वाले हैं हम लोग इसमें, तो आप परेशान मत हो, ठीक है। तो जब हम लोग बोर्ड पर आएंगे ना वहाँ पर ये सब देखने वाले, ठीक है। अगेन हम लोग बोर्ड का, एज का, फिर हम लोग के सामने फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा x/y। यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा हम लोग न्यूमरेटर में कुछ जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट मेरा 1/2 हो रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ घटा रहे हैं रिजल्ट मेरा 3/6 हो रहा है, बताइए मेरा फ्रैक्शन क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता। फिर आपका यहाँ देखो इनकम का, एक्सपेंडिचर का, सेविंग का, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। अगेन एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ये सब क्वेश्चन आएगा, आता ही अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों ना उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर रहे। हाँ जी पूछिए जो पूछना है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम जवाब देंगे, ऐसा आपको अपने मन में रखना है। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए हो भैया, किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, हर एक चीज़ को आप समझ चुके हो, ठीक है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बिल्कुल हम लोग सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चन को। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, 10 मिनट के अंदर देखते हैं, अगर दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ठीक है, वरना बाद में क्लास को हम लोग करने वाले, इसलिए हम थोड़ा हड़बड़ कर रहे हैं। हाँ जी, वरना हम लोग शांति से पढ़ाई करते हैं। यहाँ ध्यान दो, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपके पास, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ डालो। पहले तो क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन को पहले लिखो, आप क्वेश्चन लिखने के बाद 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो और समझने का प्रयास करो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। मैंने अभी तुरंत आपको बोला था प्रतिज्ञा लेने के लिए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि भैया जिस प्रकार बोलेंगे पढ़ने के लिए वैसे पढ़ाई करना है, मैंने कहा था ना। हाँ जी, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन को पहले पढ़ो और ये समझने का प्रयास करो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमको फाइंड करना है। मेरे ख्याल से आप लिख लिए होगे क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन को आप पढ़े भी होगे और इतनी बार पढ़े होगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको समझते, किस प्रकार हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है सुमित के बारे में बोला गया, उसके पिताजी, उसके बेटे के बारे में बोला गया। हाँ जी, मतलब सुमित इज 3 times एज ओल्ड हिज सन, मतलब यहाँ पर ये सुमित है, ध्यान से देखो ये सुमित है। हाँ जी ये सुमित है, और सुमित का बेटा कौन है भैया, सुमित का छोटा सा बेटा यहाँ पर है, ठीक है, उसका बेटा है। यहाँ क्वेश्चन में एकदम बड़े आराम से ये बोला जा रहा है क्या कि अभी जो है वर्तमान में, प्रेजेंट में जो है सुमित का जो उम्र है उसके बेटे का 3 गुना है, बेटे से 3 गुना उम्र किसका है, सुमित का उम्र है। लेकिन हमें पता ही नहीं है इसके बेटे का उम्र क्या है, तो क्या किया जाए, सिंपल सा हमको प्रेजेंट एज निकालना है ना। हाँ जी, प्रेजेंट एज निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है, किसका निकालना है, प्रेजेंट एज, सुमित का प्रेजेंट एज निकालना है। अब तो बहुत परेशान करें तो क्या करें भैया जी। हाँ, क्वेश्चन तो ये कहा गया है कि सुमित का उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। अब बेटे का उम्र तो पता नहीं, हम बेटे का उम्र मान लेते हैं कि x साल है बेटे का उम्र, प्रेजेंट में बेटे का उम्र x वर्ष है ऐसा मान लिए, तो सुमित का उम्र कितना हो जाएगा, बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ऐसा हमको यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर बोला जा रहा है 5 years लेटर, 5 साल के बाद, कितने साल के बाद, 5 years लेटर, 5 साल के बाद क्या होता, 5 साल के बाद जो है ना, 5 years लेटर, 5 साल के बाद जो है, he shall be 2.5 times, ये 2.5 times हुआ क्या, जैसे 2 इंटीजर 1/2, इसी को हम लोग कहते हैं 2.5 times। अगर रहेगा 5 इंटीजर 3/2, इसको क्या कहेंगे, 5 and 3/2। अगर रहेगा 1 and 1/2, बोलेंगे 1.5 टाइम्स, आराम से बोलेंगे। बस इस प्रकार इसको हम लोग पढ़ते, मिक्स फ्रैक्शन को इस प्रकार पढ़ते। इसको कन्वर्ट करने भी आपको आता होगा, अगर 2 इंटीजर 1/2 है तो किस प्रकार कन्वर्ट करते, बटे 2 लिखेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई 2 का टेबल पढ़ना है, 2 times 4, 4 + 1 5/2 हो गया। अगर 5 इंटीजर 3/2 रहेगा तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 + 3 मेरा 13/2 हो जाएगा। बस इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या ना हुआ होगा। अब यहाँ देखना है, बोला गया है 5 years के बाद, 5 साल के बाद जो है, he should be 2.5 times as old as his son, मतलब अपने बेटे से जो है 2 इंटीजर 1/2 टाइम्स ज्यादा हो जाता है सुमित। कब, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद उसके बेटा का उम्र क्या होगा, x + 5 हो जाएगा। हाँ जी, और सुमित का उम्र क्या होगा, 3x + 5 हो जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद जो है अपने बेटे से कितना गुना हो जाता, 2 इंटीजर 1/2 टाइम्स हो जाता। यहाँ तक समझ में आया ना,
कोई लैंग्वेज में क्या कहा गया है इतना तो समझ लिए ना। जब इतना समझ लेंगे ना क्वेश्चन को बड़े आराम से बनाएंगे, कहीं पर कोई भी समस्या ना होएगा हमको, ठीक है। बड़े आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो क्वेश्चन को किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं वो समझने का प्रयास करो, ठीक है। यहाँ देखो, समझना है आपको, सिर्फ समझने का प्रयास करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है, हमको दिया हुआ क्या है, हमको जो है दिया हुआ क्या है कि सिंपल सा उसका बेटे की उम्र से 3 गुना ज्यादा है, तो हम लोग मान लेते हैं प्रेजेंट में उसके बेटे का उम्र x वर्ष। इसको लिखेंगे लेट सन्स प्रेजेंट एज कितना हो गया, बेटे का प्रेजेंट एज कितना हो गया x ईयर्स हो गया। हाँ भैया बहुत अच्छे। सुमित का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, सुमित प्रेजेंट एज सिंपल सा इससे 3 गुना ज्यादा है ना, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, 3x ईयर्स। कहीं पर कोई समस्या ना, बिल्कुल समस्या ना होगा। अब हम लोग 5 ईयर्स लेटर की बात करेंगे, 5 साल के बाद की बात करेंगे। अगेन 5 ईयर्स लेटर, 5 साल की बाद की बात करते हैं। 5 साल के बाद क्या ही होगा, सिंपल सा 5 साल के बाद जो है उसके बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, और सुमित का उम्र कितना हो जाएगा, 3x + 5 हो जाएगा। देख लो अभी जो हम तरीका सीख रहे हैं ना, सबसे आसान तरीका सीख रहे हैं, ठीक है। आसान तरीके को समझने में आप कितना सक्षम हो पा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ सिंपल सा 5 साल के बाद की बात की गई है, तो हम लोग 5 साल के बाद क्या होगा, x + 5 हो गया, और सुमित का उम्र 3x + 5 हो जाएगा, ठीक। 5 साल के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लोग देख रहे हैं, ठीक है। बोला गया है सुमित का उम्र कितना गुना हो रहा है, 2.5 टाइम्स हो रहा है। अगर उसके बेटे का उम्र 1 है तो इससे जो है 2.5 टाइम्स उसके पिताजी का उम्र हो जाता। बिल्कुल सही, बस यही क्वेश्चन में कहा गया है। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, हम लोग का जो निकालना है वो निकल जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करो, समझ जाओगे आप। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा सुमित का आयु है। उसके बेटे का उम्र x वर्ष हो गया, तो सुमित का उम्र जो है 3x वर्ष हो गया। ये पहला लाइन क्वेश्चन का था जो कि हम लोग मान लेंगे, ओके। फिर बोला गया 5 साल के बाद, तो 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद उसके पिताजी का उम्र अर्थात सुमित का उम्र जो है बेटे की उम्र का 2.5 गुना हो जाता। तो 5 साल के बाद बेटे का उम्र कितना हो गया, x + 5 हो गया, सुमित का उम्र 3x + 5 हो गया। तो 5 साल के बाद 2.5 गुना हो रहा है किसका उम्र, सुमित का उम्र हो रहा है, सुमित का उम्र हो रहा है ना, हाँ जी। तो बेटे का उम्र अगर 1 है तो इससे 2.5 गुना हो रहा है किसका, सुमित का एज। बस उसी चीज को हम लोग यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, हम लोग का बच जाएगा, कहीं पर कोई समस्या ना होने वाला, ठीक है। आराम से बनाएंगे, बस आपको ध्यान देना है। यहाँ पर यहाँ देखोगे इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटीजर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे x 5x + 5, अगेन इसका मल्टीप्लाई 3x + 5 से करने वाले, इसको सॉल्व करने वाले 2 × 4, 4 + 1 5/2, ये आता है ना, अभी थोड़ा सॉल्व करने सिखाए। यहाँ /2 लिख देंगे, 2 का टेबल 2 टाइम्स 4 हुआ, 4 + 1 5 हो गया। इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटू x + 5 = 3x + 5 हो गया। अब क्या ही करने वाले, सिंपल सा इस 2 को बराबर की उस तरफ भेज देंगे, तो 5 × x + 5 = 2 × 3x + 5। इसको सॉल्व करेंगे, 5x + 25 = 6x + 10। अब आराम से हम लोग क्या ही करने वाले, एक काम करो भैया जी, क्या ही काम करें, x वाले टर्म को इधर लेते आओ, कांस्टेंट टर्म को उधर लेते आते हैं, ठीक है। चलिए इधर लेते आओ, तो 5x पहले था, 6x को इधर लेते आ गए, = आप शायद ऐसे कंफ्यूज करते हो, एक काम करते हैं, ठीक है, सबको इधर लेते आते हैं, सबको इधर लेते आते हैं। तो 5x + 25 - 6x - 10 = 0। यहाँ से 5x और -6x, तो -x हो गया, 25 और -10 तो +15 हो गया, = 0। यहाँ से -x बराबर +15 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, तो -15 होगा, माइनस कैंसल आउट, x का मान मेरा 15 निकल गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या निकालना है, सुमित का प्रेजेंटेज निकालना है ना, तो लिखो हैंस सुमित प्रेजेंटेज = 3x ईयर्स, = 3 गुना 15 है ना, अर्थात 45 ईयर्स निकल गया मेरा सुमित का एज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना सा ही काम करेंगे, आप ही इतना ही रखते आएंगे, तब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले इसको एक बार आप बिना देखे बनाओगे, इसको एक बार आप बिना देखे बनाओगे, सिर्फ क्वेश्चन उतार लो एक बार, जो मैंने अभी सिखाया ना, इसको फिर से आप बनाओगे, सिर्फ क्वेश्चन उतारो, जितना आप पहले बनाए उसको झाँप लो या ढक लो, और फिर बिना देखे पूरा बनाओगे, बन जाएगा। समझना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और एक बात समझ ही चलना,
ये कि हम लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो एज वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2-3 क्वेश्चन ही एज पर करने वाले। तो आप उसको किस प्रकार से, एक क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ अच्छे ढंग से समझना है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ना होगा। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बनाने से पहले लैंग्वेज को पढ़ो तो पढ़ना होगा। अगर बोल रहे हैं हम एक बार बिना देखे बनाओ तो बनाना होगा। बिकॉज अगर ऐसा नहीं करोगे फिर हम क्या करेंगे पता है आपको, आपके बुक में इस पर ढेर सारा क्वेश्चन है, बोलेंगे बनाओ इसको, तब वहाँ पर समस्याएं नहीं होंगी, वहाँ फिर मेहनत आपको अधिक करना होगा। ऐसे क्या होगा, यहाँ पर आपको दिमाग से मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, ऐसे आपको फिजिकली ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर हम लोग जल्दी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कृपया करके जैसे मैं कह रहा इसको एक बार बनाओ अपने मन से, तो बनाना है इसको बोल रहे हैं अगर जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे पहले पढ़ लो। बनाने से पहले आपको पढ़ना है एक बार और समझना है क्वेश्चन में क्या दिया होगा और किस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड करेंगे, क्या करेंगे सॉल्यूशन। पहले पढ़ के खुद ये समझने का प्रयास करोगे। जब ये समझ क्रिएट हो जाएगा ना आपके अंदर कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आपका आधा क्वेश्चन वहीं पर बन जाएगा। उसके बाद बचा कुछ क्वेश्चन कुछ खुद अपने मन से बना सकते हो आप, ठीक है। तो बाद में हम बाकी क्वेश्चन क्लियर करते हैं आपका, ओके ठीक। हम लोग जो है एज वाला क्वेश्चन जितना होता है उसको बेहतर तरीके से समझे थे। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस लाइन को बेहतर तरीके से ध्यान में रखो। इस लाइन को कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था कि सुमित का जो बेटा है, समझिएगा, सुमित के बेटे से सुमित का आयु जो, कीरा आपको ये हमको परेशान नहीं करना उधर, हाँ यहाँ ध्यान दो। सुमित का जो आयु है सुमित के बेटे से 3 गुना है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, सुमित का आयु सुमित के बेटे से 3 गुना है। देखो x से 3 गुना है ना सुमित का आयु, पहला ये स्टेटमेंट दिया हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास मौजूद था कि 5 साल के बाद जो सुमित का आयु होगा ना उसके बेटे से 2.5 गुना हो जाएगा। तो देख रहे हो, अगर सुमित के बेटे का आयु 1 है तो सुमित का आयु जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा है। 1 से 2.5 गुना ज्यादा कितना हुआ, 2 इंटीजर 1/2 ही ना 2.5 कहते हैं। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा होगा, कहीं कोई समस्या ना आ रहा होगा, ठीक है। समस्या बोर्ड चमक रहा है तो बताइए भैया हाँ बोर्ड चमक रहा है, हाँ यहाँ ध्यान दोगे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करोगे। बस इस स्टेटमेंट को लिखे और आराम से इसको सॉल्व कर दिए। अगर मान लो ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है, हाँ नहीं आता है, तो क्या करना है, सिंपल सा आपको एक काम करना है। वो काम ये होगा कि जो पिता का आयु है ना वो सिंपल सा आपको बराबर कर देना है बेटे के आयु का। 2.5 गुना कौन है, पिता का आयु ना, तो बेटे के आयु में 2.5 से मल्टीप्लाई करना हो अगर बराबर करना हो तो। इसको ध्यान में रखना होगा, दोनों में से कोई एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा बात मानो, जैसे मैंने बनाया है उस तरह बनाने का प्रयास करो। 2-3 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा एज वाले क्वेश्चन पर, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे बोला जाता कि 5 साल के बाद सुमित का आयु 5 गुना है तो यहाँ पर 5 लिख देते, 1 से 5 गुना 5 हो रहा है ना। अगर क्वेश्चन में रहता 7 गुना है तो यहाँ 7 देते, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया ना क्वेश्चन जो 2.5 टाइम्स है, अर्थात यहाँ पर 2.5 गुना है तो 2.5 लिख दिए। 2.5 समझ में आता है ना हाँ जी। अगेन ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन ध्यान से, मैंने कहा था पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चन को लिख लो अच्छे तरीके से, हाँ जी। अच्छे तरीके से लिखने के बाद इसको 2 बार पढ़ो पहले, ठीक है। जितना समझ में आए, कुछ तो समझ में आएगा। यहाँ इनकम के बारे में बात हो रहा है, एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रहा है, सेविंग्स के बारे में बात हो रहा है, कुछ तो समझ में आएगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। बस उसको समझने का प्रयास करो, ज्यादा नहीं बोलना है। मैं बोल रहा हूँ बस 1 से 2 बार पढ़ो, हाँ जी 1 से 2 बार पढ़ो और कुछ समझने का प्रयास करो। समझ में आ गया तो ठीक, समझ में नहीं आया तो मैं हूं ना, घबरा क्यों है, मैं हूं, बस मेरे ऊपर सब कुछ आप छोड़ दो। अब उसको समझने के लिए आप एक ध्यान से, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझोगे। इनकम के बारे में समझने से पहले यहाँ पर ये आपकी माता जी, ये कौन है आपकी माता जी। ना 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 ना, माता जी का इमेज अच्छे से बनाना है, वरना माँ जी तो हमका पीट डालेगी। हाँ, आपके माँ जी का इमेज अच्छे से बनाना है ना। हाँ भैया जी, ये क्या किए, ये माँ जी थोड़े है मेरी। क्या किया जाए, कहाँ किया जाए, अच्छे से बाल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना सही देते बाल, तो बहुत प्यारी माँ जी। चलो ये इमेज जो है माँ जी का बहुत अच्छा बना है, दिखा मत दियो, ये आपकी माँ जी है, ठीक। अब आपकी माँ जी जो है ये आप हो, ये आपका इमेज तो बहुत प्यारा लग रहा है। चलो ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, ना ना ऐसे ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ना करना चाहिए, ऐसे और ऐसे, हाँ ऐसे ठीक है। चलो ये बहुत अच्छा इमेज बनाया आप। मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, ऐसा मत बोलना भैया अच्छा इमेज नहीं बनाते, बहुत अच्छा ड्राइंग मैंने बनाया है, ठीक है। ये आपकी माँ जी है, आपका ये ऊपर का हिस्सा अच्छा नहीं बन रहा ना, बाल मैं अच्छा से बना नहीं पा रहा हूँ। अच्छा रुको, एक काम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा इमेज बना है, इससे बढ़िया बाल देना ही नहीं चाहिए था। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ समझो। अब आपकी माँ जी है ना, आपको हर दिन जो है 10 रुपए देती है। कितना रुपए देती है, 10 रुपए देती है। ये 10 रुपए जो है वो आपका इनकम हो गया,
अच्छा भैया ये 10 रुपया मेरा इनकम हो गया? बिल्कुल 10 रुपया आपका इनकम। इनकम का मतलब क्या? इनकम, इनकम में कम आया हुआ है। कम मतलब क्या होता है? आना। जो पैसा आएगा उसको क्या कहेंगे? इनकम ही कहेंगे ना। अब माँ जी पैसा दे रही है, पैसा आपके पास आ रहा है ना, वो आपका क्या हुआ? इनकम ही हुआ ना। हाँ जी भैया इनकम हो गया। अब इस 10 रुपए में से आप डेली सोचते हो माँ जी डेली 10 रुपए देती है, उसमें से डेली हम जो है ना 5-5 रुपए सेव करेंगे। नहीं 5 रुपए नहीं, उससे ज़्यादा सेव करेंगे। एक काम करते हैं, 6-6 रुपए सेव कर रहा है तो एक साल में 6-6 रुपए सेव करेंगे तो 365 दिन सेव करेंगे 600 रुपया। लगभग कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 33, अर्थात इतना 210 रुपये, अगर नहीं 2100 रुपये अगर हम लोग एक साल में सेव करेंगे तो 10 साल के बाद 21,000 हो जाएगा। इससे बेहतर कुछ सामान खरीदेंगे। मतलब आप अभी से सोच रहे हो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब सेव करके करेंगे। अरे रुक जाओ, अभी यही पर हो आप। मतलब आपको जो सेव करना है वो अलग बात है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आप सोचते हो कि हर दिन हमको कुछ सेव करना है, कुछ पैसे क्या करना है? सेव करना है। कितना सेव करना है आपको? जो है इसमें जो है मान लो 6 रुपए सेव करना है तो आपका खर्च कितना हो गया? एक्सपेंडिचर कितना हो गया? एक्सपेंडिचर में ध्यान से देखोगे, एक्सपेंडिचर वर्ड को ध्यान से देखोगे, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में यहाँ पेन आ रहा है। पेन का मतलब क्या हुआ? पेन को खरीदने में आप कितना खर्च, मैं सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं। एक्सपेंडिचर में यहाँ पेन आ रहा है ना, पेन का मतलब आप पेन को खरीदने में कितना खर्च कर रहे हो। तो भैया हम पेन को खरीदने में कितना खर्च कर रहे हैं हमको क्या पता? मतलब सिंपल सा खर्च को हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। और सेविंग समझ रहे हो ना, इसको सेविंग बोलेंगे, सेव नहीं सेविंग बोलेंगे। ओके, ये सेविंग नहीं, ये मेरा अलग सेविंग, मैं तो सेविंग कराता नहीं हूँ, बस वो जो मशीन आता है उससे छोटा हूँ। इस सेविंग की बात मैं नहीं कर रहा, तब जो बचत करने वाला सेविंग होता है ना उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ एक्सपेंडिचर मतलब खर्च हुआ, खर्च समझ रहे हो ना, जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं। माँ जी आपको 10 रुपए दिया, आपका इनकम हो गया। 10 रुपए में से कितना रुपए खर्च किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है आप 6 रुपए सेव कर रहे हो, 6 रुपए बचा रहे हो। जब 6 रुपए बचा रहे हो तो खर्च कितना हो रहा होगा भैया? जानते हैं, 10 में 6 घटा देंगे, 4 रुपए मेरा खर्च हो रहा है। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो यहाँ 6 रुपया नहीं दिया होता तो कैसे आप सेविंग का फॉर्मूला लगाते? तो बोलोगे भैया इनकम में हम एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो हम लोग का सेव निकल जाएगा। कितना रुपया हम सेव कर रहे हैं, कितना रुपया मेरा सेविंग है वो निकल जाएगा। मतलब पूरे के पूरे इनकम में अगर हम एक्सपेंडिचर घटा देंगे, एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? सेव निकल जाएगा। चलो ये सब कुछ हम जानते हैं। कहीं पर आप फॉर्मूला लिख लोगे, कहीं पर लिख लो फॉर्मूला, इनकम बराबर नोट डाल के लिख लो। ड्राइंग माँ जी को मत दिखा देना वरना हमें कच्चा चबा जाइए माँ जी कि आपके भैया जी को हमारा कितना अच्छा ड्राइंग बना रहे हैं। फिर डालेंगे हमको, फिर सोच लो हमें कौन बचाएगा फिर। हाँ यहाँ लिखोगे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, ये प्यारा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लिख लोगे। मैं पूछ सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, अब इस पर कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो कैसे बनाना है उसको देखो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, बिल्कुल आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। यहाँ देखो, यहाँ बोला गया द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, इनकम ऑफ 2 पर्सन्स। किसके बारे में बात हो रहा है? ए के बारे में बात हो रहा है, बी के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर कोई नाम भी दे सकता है तो आपको घबराना नहीं। ए की जगह पे कोई नाम दे देगा, बी की जगह पर कोई नाम दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ बोला गया इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, ए और बी बोला गया। उसका रेशो दिया हुआ 8 और 7। ये 8 जो है ए के लिए इनकम है, 7 जो है ये बी के लिए इनकम हुआ। एक बार फिर से समझो, यहाँ पर 8 किसके लिए इनकम है? ए के लिए, और ये 7 जो है बी के लिए इनकम हुआ। ठीक है, उसके बाद एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उसका एक्सपेंडिचर का भी रेशो दिया हुआ है 19:16। यहाँ मंथ लिखा हुआ है, 19:16 दिया हुआ है। ये 19 जो है ए का एक्सपेंडिचर है और ये 16 जो है बी का एक्सपेंडिचर है। ये 19 है, आपको दिख नहीं रहा क्या? अरे हो जाता है वो कभी कभी मार्कर है ना। ठीक, ये 19 जो है ए का एक्सपेंडिचर है और 16 जो है ये बी का एक्सपेंडिचर है। बहुत अच्छे। फिर बोला गया इफ देयर सेविंग्स आर 20, मतलब 2550 रुपए हर महीना आप सेव कर रहे हो। देयर मतलब इफ देयर सेविंग, दोनों का सेविंग जो है 2550 रुपए पर मंथ है। दोनों का सेविंग है, मतलब ए का भी सेविंग 2550 है और बी का भी सेविंग 2550 रुपए ही है। तो हमको दोनों का इनकम बताना है, दोनों का इनकम क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग कुछ मानने का प्रयास करेंगे। यहाँ इनकम दिया हुआ है, ए का इनकम 8 दिया हुआ है और बी का इनकम 7 दिया हुआ है। यहाँ लिखो लेट द इनकम ऑफ ए, लेट द, कितना नंबर है? 3 नंबर ना। 3 नंबर का सॉल्यूशन बहुत प्यारा सॉल्यूशन होगा, ध्यान से समझोगे। द इनकम ऑफ ए क्या हो गया? 8x हो गया। सुनो, इस दोनों में हम लोग x के रूप में मानेंगे, इस दोनों को हम लोग y के रूप में मानेंगे। ठीक है, इनकम को x के रूप में मानेंगे और एक्सपेंडिचर को y के रूप में मान लेते हैं। आपको आसानी हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, a को मान लिया 8x और b को मान लिया 7x। तो इनकम ऑफ b कितना हो गया?
इनकम ऑफ बी कितना हो गया 7x हो गया, ये इनकम मान लिए। अब हम लोग एक्सपेंडिचर मानेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ ए 19y होगा और एक्सपेंडिचर को y के फॉर्म में मानेंगे, इनकम को x के फॉर्म में मानना है। ऐसे समझो ना, समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ ध्यान दो, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा भैया, एक्सपेंडिचर ऑफ ए 19y हो गया, एक्सपेंडिचर ऑफ y ध्यान दो, एक्सपेंडिचर ऑफ y कितना हो गया, एक्सपेंडिचर ऑफ y की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर ऑफ b कितना हो जाएगा 16b हो जाएगा। क्या मैं कह रहा हूँ, सर इस मोबाइल को साइलेंट कर दो हमको, साइलेंट हाँ, वरना ये परेशान करके रख देता है पढ़ाते समय बात नहीं करना मुझे। ओके हाँ, मैं कहाँ पर था समझो। इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा, पहले इस तरीके से देख लो, अगर तनिक भी समझ में नहीं आएगा तो बोलियो। सब कुछ चमक रहेगा, बोर्ड नहीं चमक नहीं रहा होगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर बोला गया इनकम ऑफ ए, जितना भी ये था इनकम उसको हम लोग एक्स के फॉर्म में बोले हैं, तो इनकम ऑफ ए मेरा 8x हो गया, इनकम ऑफ बी मेरा 7x हो गया। इसको हम लोग एक्सपेंडिचर को y के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ ए मेरा 19y हो गया और एक्सपेंडिचर ऑफ बी हमारा 16y हो गया, बस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए समझना है आपको। अब बात यहाँ कहा गया है, अब हम लोग सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने वाले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप खुद सोचोगे भैया जी हमको सेविंग दिया हुआ है, सेविंग कैसे निकालते हैं, तो सेविंग निकालते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर निकालते हैं। तो ए के लिए सेविंग क्या होगा, ए का सेविंग क्या होगा, इनकम में एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो सेविंग निकल जाएगा, अर्थात ए का इनकम ए टैक्स में ए का एक्सपेंडिचर 19y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा सेविंग 2550, ये मेरा सेविंग निकल जाएगा। अर्थात ए के लिए 8x माइनस 19y इक्वल टू कितना हो गया, मेरा हो गया 2550 रुपए। हाँ जी, अगेन फिर बी के लिए क्या होगा भैया, बी की बात कर रहे हैं आप, हाँ बी की बात कर रहे हैं हम, तो बी के लिए आप क्या करोगे जल्दी बताओ, बोलोगे भैया बी के लिए आप बोल रहे हैं, हाँ जी बी के लिए बोल रहे हैं। बी के लिए सिंपल सा बी का इनकम और बी का एक्सपेंडिचर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर के मेरा सेविंग निकल जाएगा 2550 रुपए। तो लिखते हैं 7x माइनस 16y इक्वल टू 2550 रुपए। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको जिससे सॉल्व करना है उससे सॉल्व करोगे, चाहे आपको बहुत सारा मेथड आपके पास है, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, और कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। अब आपके पास ढेर सारा, मैंने सब कुछ बता दिया है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका आपको खुद ढूंढना है, आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन को पढ़ना तो आपको खुद से जानना चाहिए और क्वेश्चन को पढ़ करके इक्वेशन तक पहुंचना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो आप, अब इसको सॉल्व करना है। अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, नाउ क्या इसको फिर से इक्वेशन को लिखेंगे, सारे कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ला करके। यहीं पर काफी लोग गलती करते हैं, इसी पर जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देते हैं, जहां पर उसका रिजल्ट जो है x का वैल्यू माइनस में आता और y का वैल्यू माइनस में आता। फिर वहां वो सोचते हैं क्या गलती हो गया हमसे, ये वो लोग सोचते हैं। आपको नहीं सोचना ऐसा, आपको यहाँ पर पहले ही कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेते आना। बस ये छोटा सा गलती जो है ना आपको आप सोच में ला देगा, भैया गलती की तो किए कहाँ, इतना मेहनत करने के बाद भी गलती हो गया। बस एक छोटा सा गलती, कांस्टेंट टर्म को आप इधर नहीं लाते हो। स्टार्टिंग से हम इसी गलती को सुधारने के लिए कितनी सारी गलतियां करके मैंने सुधारने का प्रयास किया, बट फिर भी अगर गलती करो इससे शर्मिंदा वाली चीजें और कुछ नहीं होंगी। शर्मिंदा क्या है, पढ़ना लिखना आराम से, यहाँ ध्यान दो। इस सारे कांस्टेंट टर्म को हम लोग इधर लेते आते हैं 8x माइनस 19y माइनस 2550 इक्वल टू 0 हो गया, 7x माइनस 16y माइनस 2550 इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते क्या ही होगा, सिंपल सा x का मान निकल जाएगा, आप बताओगे, y का मान निकल जाएगा, आप बताओगे। अब ये नहीं बताओगे तो इतना जो मेहनत की हम लोग 10-15 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन ही बनाए ना, हाँ 10 क्वेश्चन जो बनाए वो बेकार हो जाएगा। फिर अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो जल्दी सॉल्व करो, ठीक है, जल्दी सॉल्व करना है इसको। ये आपका 2016 में पूछा गया, बहुत ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा रहेगा आपके एग्जाम में, इनकम वाला क्वेश्चन रहेगा, ईयर से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। आप कोई सा क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, वहां पर आपको अगर एज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिखाना, मैं क्या ही बोलूं, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अच्छे ढंग से देखना है आपको, एज का क्वेश्चन हो गया, इनकम का क्वेश्चन हो गया, बोर्ड का क्वेश्चन हो गया, फिर आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन
टॉप नॉच क्वेश्चन होता, अच्छे ढंग से देखना इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, इसको आप सॉल्व यहाँ से करो, खुद से सॉल्व करो। मतलब यहाँ तक दिक्कत कहाँ तक हुआ होगा आपको, इस इक्वेशन तक लिखने में प्रॉब्लम आया होगा आपको। उसके बाद तो आपको कौन रोक सकता है, कोई नहीं, जल्दी सॉल्व करोगे, सॉल्व हो गया होगा। अब मिलाना है आपको, यहाँ देखो कैसे बनाना है वो देखो। हम लोग पहले यहाँ नीचे इसका डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं, गला फंस जाता बार बार कभी कभी, समस्या है। हाँ यहाँ ध्यान दो, हमको डिनोमिनेटर पहले लिखना होता है ना। समस्या हमारे साथ ही क्यों आती है भैया, समस्या हमारे साथ भी आती है। आप जब बोलते हैं ना पढ़ने, तो पढ़ाई कंडीशन में नींद बहुत आता है, इस समस्या को दूर कैसे किया जाए। कैसे मतलब नींद आता पढ़ते समय, अब क्या किया जाए। नींद नहीं लेना है पढ़ते समय, यहाँ ध्यान दो। क्या ही करते हो आप। हाँ कहाँ थे हम, हाँ पहले डिनोमिनेटर लिखना था ना, इससे हम लोग डिनोमिनेटर लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई -16 अगेन, फिर माइनस करेंगे 7 मल्टीप्लाई -19। बस देखना हम कहीं गलती तो ना लिख रहे हैं, सेम टू सेम यहाँ डिटो छाप दो। भैया जी छापने आप सिखाइएगा, शर्म नहीं आता आपको। हाँ चलो साहब छापने नहीं सिखाएंगे, ठीक, आप खुद वहां से ऊपर से देख के बनाओ। यहाँ देखो, ये हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने वाला। और ऊपर वाला देखते क्या होगा, x का मान निकालना है। हाँ भैया x का मान निकालना है, तो करें क्या करें, क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -19 मल्टीप्लाई 2550, माइनस है ना, माइनस फिर माइनस, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई। लगता है मेरे पास जगह कम पड़ने वाला, तो क्या किया जाए, छोड़ दो सॉल्व करने। भैया जी सुनिए ना, कर दीजिए ना सॉल्व, अगर नहीं बन रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो नहीं बन रहा है। y को हम लोग हाइड किए, बच कौन दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, इसे मल्टीप्लाई करना होगा। -2550 मल्टीप्लाई, अगेन यहाँ पर फिर से हम लोग 2550 करने वाले, ठीक, -2550 मल्टीप्लाई, किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 7 के साथ, इसका मल्टीप्लाई 8 के साथ, बस और कुछ ना करना है, ठीक है। बस ध्यानपूर्वक यहाँ देखते चलो, इस दोनों को सॉल्व किए देना है, बस हो गया। हम ही सॉल्व कर दें, एक काम करो ना, दोनों में 2550 है ना, तो मल्टीप्लाई क्यों करना, दोनों से कॉमन ले लो ना 2550, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। दोनों से कॉमन ले लो, तो दोनों से कॉमन ही ले लेते, ऊपर से कॉमन ही ले लेते, ठीक है, समस्या को खत्म ही कर देते। 2550 कॉमन ले ली, -2550 कॉमन ले ली, यहाँ क्या बच गया, -19 बच गया, यहाँ माइनस पहले से था, यहाँ आपका -16 बच गया। बड़ी कोष्ट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपको एक बार ही करना पड़ेगा, ऐसे बार बार मल्टीप्लाई करके हम परेशान क्यों है। हम सीधा -2550 को कॉमन ही ले लेंगे ना, मल्टीप्लाई कर दें। क्या आप शायद मल्टीप्लाई की हो, कोई नहीं, दोनों सही है, दोनों सही है, जैसे बनाना है वैसे सही होगा। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें से कॉमन नहीं आया, सीधा मल्टीप्लाई करो। 16 का मल्टीप्लाई 8 से करना है, 128 माइनस है तो माइनस, मैंने सिखाया है ना, -2 गुना 4 रहेगा और -2 गुना -4 रहेगा। दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8 हो गया। कितने बार माइनस है, एक बार माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया। हम इससे पहले भी सिखाए थे आपको, 2 का मल्टीप्लाई 4 बार 8 हो गया, 2 बार माइनस है तो यहाँ मेरा प्लस हो जाएगा, ये सिखाए थे ना। बस वही चीज यहाँ सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई ध्यान में रखना इंटीजर्स का, ओके। इस दोनों का मल्टीप्लाई किए कर हो गया 128, माइनस एक बार था माइनस लगा दिए, कहीं कोई समस्या ही नहीं। अगेन फिर से बीच में मेरा माइनस है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 133, यहाँ फिर से एक बार माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बस आराम से सॉल्व कर देना है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, सॉल्व कर देते हैं आराम से। हम लोग क्या ही करेंगे उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ -2550 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, -19 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है -128, माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, 133 हो गया। इसको सॉल्व करना, सॉल्व मैं करूँगा, आप करोगे सॉल्व। 133 में 128 से घटाओगे कितना होगा, इंटीजर्स का प्लस माइनस का जोड़ घटाव गुना भाग। अगर ये समस्याएं हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको समस्याएं हैं तो मुझे पूछना, मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, ओके। जोड़ घटाव गुना भाग बेहतर तरीके से समझा देंगे अगर समस्या हो रहा है तो। यहाँ देखो 133 में 128 को घटाएंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लिख लेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर -2550 है ना, तो -2550 लिख लिए। यहाँ मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और -19 + 16 कितना होगा, -3 हो जाएगा ना, तो -3 लिख लिए, बस हो गया। अब सिंप्लीफाई कौन हो रहा है 5 से, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई ही कर दो। 5 × 5 = 25, 5 × 5 0 का 0, -510 हो गया। माइनस गुना माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, और 510 × 3 कितना होगा भैया, 1530 हो जाएगा। बस x का वैल्यू मेरा 1530 निकल गया। बताओ इससे आसान क्या होगा, हमको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इनकम निकालना है ना, हमको सिर्फ और सिर्फ इनकम निकालना है। इनकम मेरा x के फॉर्म में दिया हुआ है, y का मान निकालना भी नहीं है, लेकिन आपका इच्छा निकाल सकते हो। ठीक है, हमको सिर्फ x से मतलब था, मेरा x निकल चुका है।
आप निकाल देना y, ठीक है, आप भी y निकाल देना, कुछ ना कुछ तो y निकलेगा, सीधा लिख देना आप हैंस इनकम ऑफ a इक्वल टू 8x, तो 8 गुना 1530 हो गया। अगेन इनकम ऑफ b इक्वल टू 7x, तो 7 गुना इतना, मेरा दोनों का इनकम निकल जाएगा। जो क्वेश्चन कहा गया था वो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर आपको y का वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हो, कहीं कोई ज़रूरत नहीं y का मान निकालने से, इसलिए हटा दो, लेकिन आप निकालोगे y का मान। मुझे ये देखना है कि आप इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये खुद से सॉल्व करोगे, मुझे देखना है कि आप इसका वैल्यू निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते। बस इतना ही आपको बताना है। अपने कैलकुलेशन का यहाँ आपको क्या करना है पता है ना भैया, क्या ही करना है कैलकुलेशन का जो है ना, आपको यहाँ पर एक अच्छा वर्ड था, अच्छा छोड़ो ना, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, ठीक। देखो यहाँ पर, फिर यहाँ आपको लैंग्वेज लिखना है हैंस इनकम ऑफ ए इक्वल टू 8x, 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1530 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दियो। इनकम ऑफ b इक्वल टू 7x, 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1530 करना है। आराम से दोनों को सॉल्व करोगे, बस हो गया आपका काम, ठीक है। इतना सा काम करोगे, कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछोगे। हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, वो क्विज मान के चलना आप, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए, आप बनाओगे तो बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दे रहे सॉल्व करने के लिए, ये 2 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, ये बन गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो बोलना आप, हम जो यहाँ पर आपका लैंग्वेज चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो आगे का 2 क्लास हम लोग लेने वाले सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ही आने वाला है, तो क्यों परेशान होना। जिसमें हम लोग बोट के बारे में, वो वाला बोट नहीं, मतलब नाव वाला बोट के बारे में जानने वाले, ठीक है। वो क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता, अपवार्ड्स क्या होता, डाउनवार्ड्स क्या होता, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। फिर इनकम एक्सपेंडिचर तो सीख ही गए, इस पर क्वेश्चन करने से अब फायदा तो है। अच्छा कोई नहीं, क्वेश्चन कुछ और करवा देंगे, लेकिन सारा का सारा दायित्व आपके ऊपर होता। और क्या, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी ढेर सारा यही सब क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इन एज वाला क्वेश्चन वहाँ पर भी मिलेगा आपको, इनकम वाला क्वेश्चन वहाँ पर भी मिलेगा आपको, एज वाला मतलब, और वहाँ पर बोट वाला क्वेश्चन मिलेगा, टैब वाला क्वेश्चन मिलेगा, टंकी वाला क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पर। फिर समस्याएं क्या है, जब समस्याएं आगे हैं तो उसको अभी से निवारण कर लो ना। अभी जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी पूछ लो, भैया इनकम में यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है भैया, एज में यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको समझाइए बेहतर तरीके से, तो हम लोग समझेंगे उसको, समझ के तब उसको बनाना है, ठीक। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से समझोगे, जानोगे। आपको सिंपल सा इक्वेशन दे रहे हैं, सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन देंगे, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखो 9x प्लस 10y इक्वल टू, अरे क्या हुआ, आराम से, 15x प्लस 2y इक्वल टू 3500। यहाँ पर लिखना था ना इसको, ये इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, इसमें भी आपको 3500 कॉमन लेना है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं स्टार्टिंग में आपको करना क्या है। देखते हैं आप वो ये गलती यहाँ अप्लाई करते हो या नहीं करते हो, देखा जाएगा। अगर एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखोगे, x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 21, अगेन माइनस x माइनस y इक्वल टू माइनस 22। इस 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे बेहतर तरीके से, इसी मेथड का प्रयोग करोगे। कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आसान तभी लगेगा जब आपका मल्टीप्लाई अच्छे से क्लियर होगा, ऐड अच्छे से क्लियर होगा, तब ये बहुत आसान होने वाला। अगर नहीं क्लियर है तो फिर समस्याएं होगी। और एक बात, अगला जो क्लास होने वाला है ना, वो और बेहतर क्लास होने वाला, इतना समझ के चलना, थोड़ा और लेवल हाई रहेगा, अच्छा लेवल रहेगा, और पढ़ने में भी हम लोग को आनंद आएगा, एकदम बेहतर आनंद आने वाला, ठीक है। अभी तो कुछ आनंद नहीं आ रहा, हाँ इसमें हल्का सा आनंद आया, इसमें भी अच्छा आनंद आया हम लोग को, बाकी आज क्लास में सब नॉर्मल लेवल का था। ऐसा ही आपको मिलने वाला क्वेश्चन, इससे बेहतर क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे। और लास्ट क्लास का तो कहना ही क्या, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे ना, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, भैया ये सब क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे करें। मैं हूं ना, घबराना नहीं है, जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखते चलो, जैसे बता रहा हूँ वैसे मतलब काम करते चलो, बनाते चलो, बेहतर। मैथ से आसान कुछ लगने वाला ही नहीं आपको, ठीक है। और भी हम लोग बेहतर बहुत कुछ सीखने वाले। आपका टारगेट एक रहना चाहिए, वो क्या, इस महीने के अंत में हम लोग को डे 35 तक पहुंचना है, जो कि लग नहीं रहा है पहुंच पाएंगे, लेकिन हम लोग को अपना 100% देना है। डे 35 तक पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। ओके चलो ठीक है, मिलते हैं।